हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आज एक सिंगल वीडियो के अंदर थियरी ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे। थियरी ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे। एक वादा मैंने किया है आप लोगों से कि मैं रूटीनली कंटेंट लेकर आता रहूंगा और 25-30 दिन में आपका 11th क्लास का कोर्स खत्म करा के दूंगा। MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बेसिकली इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच में इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। आप 7 बजे के बाद उसको देखना शुरू कर सकते हो, मतलब ज्यादा वेट ना करना पड़े। 6 बजे से वैसे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखना शुरू कर सकते हो। सबका टाइम टेबल सेम नहीं होता, ऑफलाइन वीडियो है, जब मन करे तब देखो। एक वीडियो में पूरा चैप्टर कराऊंगा, शायद आपके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, आप ब्रेक ले लेकर उसको देख लो। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो उसमें एडजस्ट हो जाती है, यूट्यूब में स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हो। आप लग रहा है कि मैं बहुत स्लो ही बढ़ा रहा हूं तो आप उसको फास्ट कर सकते हो। गाइस, ये सब सेटिंग तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको बस ये याद दिलाना चाहता हूं, एक वादा मैंने आपसे किया कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा टर्म 2 का। एक वादा आपको खुद से करना है कि आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहोगे तो इकोनॉमिक्स में सक्सेस हो जाओगे 100%। ओके रिपोर्ट रहेगी। सप्लाई का चैप्टर लेकर आया हूं, थ्योरी ऑफ सप्लाई, फुल चैप्टर इन वन शॉट बाय लव कौशिक सर। देखिए गाइस, इस चैप्टर को कराने का मेरा तरीका अलग ही है। उस तरीके से नहीं चलूंगा जिस तरीके से सब फॉर्मली चलते हैं, उस तरीके से तो समझ आता ही नहीं ना। इस तरीके से समझ में आएगा, मेरा साथ जरूर देना दोस्तों। देखो, 3 कंसेप्ट। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है, सेल क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इसके बाद शुरू करेंगे थियरी ऑफ सप्लाई। गाइस देखो, अभी अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझना है ना तो खुद को कभी ये मत मानना कि तुम खरीदार हो, बायर हो, कंज्यूमर हो, ये मत मानना। तुम इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो खुद को एक दुकानदार, सेलर, फर्म, शॉपकीपर, ऐसा कुछ प्रोड्यूसर मान के चलो। अपने आप को मान के चलो कि तुम यहां बैठे हो कोई सामान बेचने के लिए। ओके रिपोर्ट है, तब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। यूं ठीक है ना। देखिए, अगर आप अपनी दुकान पर कुछ सामान बेचने के लिए बैठे हो और वो कोई कमोडिटी है, लाइक ये मार्कर मेरे हाथ में है, आप मार्कर बेचने के व्यापारी हो, ठीक है। अगर आपने अपनी दुकान पे 1000 यूनिट ऑफ मार्कर रख ली तो ये आपकी स्टॉक है। अगर दुकान पे 1000 रुपए का सामान रखा है, मतलब 1000 यूनिट्स ऑफ मार्कर रखी है, तो ये आपकी स्टॉक है। लेकिन गाइस, जितनी स्टॉक दुकान पे रखी हो हमेशा जरूरी नहीं है कि उतनी डेली सेल आउट हो जाए, बिक जाए। तो जितनी बिकती है वो क्वांटिटी अलग हो सकती है। यानी मान लो मेरे पास 1000 यूनिट रखी है तो उसमें से 600 बिक गई, मान लो फॉर एग्जांपल। ज्यादा भी बिक सकती है, अगर मैं फिर मुझे ज्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर से मंगानी पड़ेगी। लेकिन मान लो 600 यूनिट बिक गई है तो जितना माल बिक जाता है वो आपकी सेल है, ठीक है ना, उसको सेल बोलेंगे। लेकिन इन दोनों से हटके एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सप्लाई का है। सप्लाई ना तो स्टॉक है ना सेल है। बेसिकली जब भी हम थ्योरी ऑफ सप्लाई सुनते हैं तो हाँ, बेचने के बारे में सोचते हैं। नहीं गाइस, अभी मेरी दुकान पे 1000 यूनिट्स ऑफ मार्कर रखी है, इसमें से मैं एक रूटीन वाइज डेली सोच सकता हूं, यार आज कम से कम 400 यूनिट बिक जाए, आज कम से कम 400 यूनिट बिक जाए, जितनी मेरी इच्छा है बेचने की। तो जो मेरी इच्छा है ना, जितनी क्वांटिटी मेरी कमोडिटी की बिक जाए, वो इच्छा सप्लाई है। सप्लाई इज समथिंग डिफरेंट। अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 400 यूनिट मैं बेचना चाहता हूं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन सप्लाई से अलग दोनों क्वांटिटी हो सकती है। जितना मैं चाहता हूं कभी कभी उतना नहीं बिक पाता, कभी कभी उससे ज्यादा बिक जाता है। तो सप्लाई सिर्फ वो क्वांटिटी है जितना मैं बेचना चाहता हूं। गाइस, सिर्फ इसको ध्यान में रख लो, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। सप्लाई सेल नहीं है। ये 400 यूनिट की क्वांटिटी में बेचना चाहता हूं, ये ज्यादा बिक भी सकता है और उससे कम भी बिक सकता है, बट जो मेरी इच्छा है वो सप्लाई है। ओके गाइस, सप्लाई की इजी सी डेफिनेशन लिखी है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी which a seller is willing to sell at a particular price within a given period of time। गाइस, मैं यहां से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जस्टिफाई भी कर दूंगा। इस डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट मेन है। पॉइंट नंबर 1 मैं यहां से निकाल रहा हूं, एक विलिंगनेस, दूसरा एक पर्टिकुलर प्राइस, और तीसरा ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी बोलते हैं सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, तो सप्लाई की डेफिनेशन में ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये तीनों उसके एलिमेंट्स हैं। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, डेफिनेशन को भी जस्टिफाई करेंगे। अभी हाल फिलहाल क्या है, प्राइस और सप्लाई में एक रिलेशन है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर सप्लाई के बारे में बात कर लो, एक रिलेशन है। वो रिलेशन जस्टिफाई करेंगे, फिर टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा बोला जाता है
जब कोई चीज महंगी हो जाती है यानी उसका प्राइस बढ़ जाता है तो सेलर उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। सब टीचर सर ऐसे बोलते हैं, लेकिन लिंक समझ में नहीं आता। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है? देखो इसके बीच में ना ये जो हिस्सा है ये कुछ छुपी हुई दास्तान बता रहा है, इसको कोई रिवील नहीं करता। ज्यादा बातें हम रिवील करेंगे। ऐसा माना जाता है जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगेगा तो उस प्राइस के बढ़ने में जो दुकानदार उस सामान को बेच रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने से यह माना जाता है कि उस दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन, इसको हिंदी में बोलते हैं पड़ता। ओके, तो जब प्राइस बढ़ता है तो उसको पड़ता बढ़ जाता है यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, इसलिए उसकी इच्छा करती है कि वो ज्यादा क्वांटिटी बेचे। तो इसलिए प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाती है। मैं सप्लाई को एस लिख रहा हूं, जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो पूरा सप्लाई लिखना होगा। मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, ठीक है गाइस। ऐसा ही इसके अपोजिट जब प्राइस किसी कमोडिटी का कम हो जाता है तो एक अजम्पशन इसके बीच में यह है कि प्राइस कम होने से जो दुकानदार है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो मैं प्रॉफिट मार्जिन अब ऐसे लिखता हूं, ऊपर से नोट कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से फिर उसकी इच्छा कम करती है उसकी सप्लाई के लिए, तो वो सप्लाई डिक्रीज कर देता है। तो गाइस यहां पर क्या पता लगा? साफ ये जस्टिफाई हो गया कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है। ये दोनों जाएंगे तो एक साथ, बढ़ेंगे तो एक साथ, कम होंगे तो एक साथ। दैट इज वाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। एक वर्ड और है जो अलग अलग बुक्स में लिखा होता है, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गाइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी ये चीज मैं आपको एक टेबल से शो करके दिखाऊंगा। टेबल ये इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यूज लूंगा, आप भी जो मर्जी वैल्यूज ले सकते हो। टेबल की फर्स्ट कॉलम में मैं प्राइस लिखना चाहता हूं, वो भी इन रुपीज, ऐसे जरूर लिख देना, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर यहां पर लिखूंगा क्वांटिटी सप्लाइड, अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है इन यूनिट्स। ये क्वांटिटी सप्लाइड क्यों लिख रहा हूं इसको भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस साथ में बने रहोगे तो सब ओके हो जाएगा। मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगा 10, 20, 30, 40 ऐसे, तो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन साथ में बढ़ता रहेगा। और वो मान लो 100 यूनिट्स बेचना चाहता था 10 रुपए पे, तो 20 रुपए पे वो उसको ज्यादा बेचना चाहेगा। 200 मान लिया, 300 मान लिया, 400 मान लिया। तो इससे ये पता लगा प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है। इस टेबल ने ये शो किया। आप अपनी जो मर्जी वैल्यूज ले सकते हो। 100 के बाद तुम 101, 102, 103 भी ले लोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्राइस और सप्लाई में रिलेशन है। आप इसका उल्टा भी शो कर सकते थे, यहां पर प्राइस और इधर आप लिखते क्वांटिटी सप्लाइड। अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूं ताकि आपको ज्ञान थोड़ा हो जाए। प्राइस मान लो 10 से 5 हो गया तो सप्लाई 100 से 50 हो गई, ऐसा लिख दिया मैंने। जरूरी भी नहीं है कि आपने टेबल बड़ी ही बनानी है, ज्यादा बड़ी टेबल बनाने के ज्यादा नंबर नहीं मिलते। आपको बस रिलेशनशिप जस्टिफाई करना है, वो 2 वैल्यूज में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ी टेबल बनाने का फायदा नहीं, लेकिन मुझे समझाना था और आपको सच्चाई से रूबरू कराना बहुत जरूरी है कि कैसे दूसरों के कभी आप नोट्स पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, उसमें ज्यादा गिवन है, लेकिन आपका काम थोड़े से चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है उसको बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेट किया जाता है। लेकिन सच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन जस्टिफाई मैं करना चाहूंगा। अभी क्या है कि ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से सेलर उसको ज्यादा बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसको वो बढ़ने लगता है। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। अब अगर ये बात मैं आपसे बोलूं, बाबू प्राइस बढ़ेगा तो क्या सप्लाई बढ़ेगी? हम नॉर्मली बोल देंगे सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन कोई कोई ये सोच सकता है अच्छा प्राइस बढ़ गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस कमोडिटी का सारा प्रोडक्शन तबाह हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, प्राइस गया तेल लेने, बढ़ता रहे, सप्लाई तुम कैसे ज्यादा इच्छा करोगे, तुम्हारे पास सामान ही नहीं है क्योंकि वो तो सब प्रोडक्शन स्पॉइल हो गया। ऐसा भी होता है गाइस, यानी सप्लाई किसी और वजह से भी ज्यादा और कम हो सकती है। ये तो मैंने सुनामी का एग्जांपल दिया, क्लाइमेट चेंज है ये, इसकी वजह से कम हो सकती है। तो प्राइस को छोड़कर और बहुत सारी चीजें होती हैं जो सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने में अपना योगदान देती है। लेकिन सिर्फ प्राइस की बात करेंगे, मैं बोलूंगा कि उन सब चीजों को जो सप्लाई को बिगाड़ सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, कम भी सकती है, उनको अगर साइलेंट रखूं तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, जो कि इस टेबल से दिखाई दिया था, इस टेबल से दिखाई दिया था। ओके रिपोर्ट है ना। ये लैंग्वेज मैं यूज करूंगा इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
वाई एक्सिस पे मैं लिखूंगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पूरा लिखना है। एक्स एक्सिस पे लिखूंगा क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, पूरा लिखना है। और ये बनाया मैंने एक सप्लाई कर्व, इसका नाम दिया है एस एस। तो ये सप्लाई कर्व प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करेगा, कैसे शो करेगा, देखते हैं। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो बीच में या कहीं पर जहां पे आपका मन कर रहा है, इस पॉइंट को हिट करो प्राइस वाली जगह पर, इसको लिखा मैंने P1। तो इसका मतलब मेरा ओरिजिनल और शुरुआती प्राइस, इनिशियल प्राइस OP1 है, जहां पर सप्लाई कितनी मिल रही है मार्केट में, OQ1। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये सोचना है ये OP1 OQ1 क्या है सर, ये 10 20 30 न्यूमेरिकल गेम खेलो ना। गाइस तुम बड़े हो चुके हो, 10th क्लास से जब ऊपर हो जाते हैं तो ये 10 20 30 न्यूमेरिकल ग्राफ में खेलना बच्चों वाली बात मानी जाती है, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो अल्फाबेटिकली चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लो OP प्राइस पे OQ1 सप्लाई है। अगर प्राइस कम हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, मान लो OP1 से OP2 हो जाता है, ये कम हो गया ना, प्राइस नीचे चला गया, तो देखो सप्लाई कितनी हो जाएगी। तो इस प्राइस को सप्लाई कर्व पे हिट करो, सप्लाई कर्व से देखो नीचे क्वांटिटी सप्लाइड पे कहां लाइन जा रही है, ये जा रही है। तो देखा गया यहां पर ये कि जैसे ही प्राइस कम हुआ उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो गई। तो ये प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुई। अब इसके अपोजिट एक चीज और देख लो कि प्राइस बढ़ता है तो क्या है, मान लो दोबारा यही प्राइस है, अब यहां से बढ़कर प्राइस ये हो गया OP3, O से लेकर P3, OP3 प्राइस हो गया। यहां पर सप्लाई कितनी होगी, तो इस लाइन को हिट करो इस कर्व पे, इस कर्व से लाइन हिट करो क्वांटिटी वाले एक्सिस पे, तो मैंने यहां OQ3 लिखा। तो गाइस देखो यहां पर साफ पता लगता है कि पहले इस वाले प्राइस पर ये क्वांटिटी थी, अब प्राइस बढ़ गया यानी इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से ये क्वांटिटी यहां से इंक्रीज होकर यहां पर आ गई। तो ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, टेबल और डायग्राम बहुत जरूरी है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये दोनों टेबल डायग्राम प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं, बस इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस और सप्लाई को आप क्वांटिटी सप्लाइड भी लिख सकते हो अभी के लिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बाद में उसको बताऊंगा। इनमें पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपको इसकी सही और सटीक स्टेटमेंट चाहिए कि सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, वो हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है ना। ये आपके लिए प्यार से लिखी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको इसको रीड कराता हूं, ठीक है दोस्तों। तो लिखा है दिस लॉ स्टेट्स दैट, यहां से दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड साइलेंट, इस लाइन का मतलब पहले जान लो। इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड साइलेंट, ये लॉ ऑफ डिमांड में भी यूज करते हैं इस लाइन को। इफ अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, बीइंग इक्वल, या इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इन सभी लाइन का मतलब सेम है। इसका मतलब ये है, मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा यहां पर, जितनी भी चीजें सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, मैं उन सबको साइलेंट रखता हूं। जैसे कहीं तबाही आ जाए, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, उन सबको साइलेंट रखता हूं, सिर्फ प्राइस की बात करूंगा, इसलिए लाइन लिखी है। मेन मुद्दा शुरू आपका यहां से है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ऑन गुड, यानी खुद वस्तु की कीमत, एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। इस पॉजिटिव को कहीं कहीं डायरेक्ट रिलेशन भी लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जस्टिफाई कर रही है, इट मींस एज प्राइस राइज सप्लाई राइजेस, एंड एज प्राइस फॉल सप्लाई फॉल्स। तो साफ पता लगता है ये लॉ ऑफ सप्लाई की स्टेटमेंट है। ओके रिपोर्ट है। अब आपके लिए एक चमत्कार वाली बात बताता हूं, जो ये लाइन मुश्किल वाली लिखी थी, ये लाइन इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या इफ अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, इसको आप प्यार से लैटिन लैंग्वेज में सेटरिस पैरिबस लिख सकते हो। सेटरिस पैरिबस, ये नोट कर लेना, किसी किसी स्कूल में बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं तो इस लाइन का मतलब पूछ लेते हैं। सेटरिस पैरिबस इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है, जानना जरूरी है, कुछ कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है गाइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई का अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई या स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई, तो आप ये लिख सकते हो। फिर अगर आपसे पूछेगा इसकी टेबल बनाओ, लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम बनाओ, तो ये तीन चीजें मैंने आपको करा दी है, टेबल और डायग्राम। ये टेबल है आपके पास, या ये भी टेबल है, कोई भी बना लो। डायग्राम ये है, अगर आप शॉर्ट डायग्राम बनाना चाहते हो सर ये तो बहुत बड़ा है, तो नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हो। ये सप्लाई कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। मान लो प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। इतने से डायग्राम से भी काम चल जाएगा,
ठीक है, सिर्फ प्राइस डिक्रीज करके भी दिखा दो, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया होगा। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सप्लाई को बदलने वाले इतने सारे फैक्टर्स हैं मेरे पास, इतने सारे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतने फैक्टर्स हैं, यहां पर 8 फैक्टर की लिस्ट बनाई है और बहुत सारे भी होते हैं। इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसको प्यार से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर अफेक्टिंग होता है। कभी कभी मैं डिटर्मिनेंट्स वर्ड को फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग का मतलब पता है ना, प्रभावित करने वाली चीजें। तो ये सब वो फैक्टर हैं जो सप्लाई को बदल देंगे, बढ़ा भी देंगे कभी कभी और घटा भी देंगे कभी कभी। तो 1 बाय 1 अलग अलग स्लाइड पे एक एक को लेकर चलूंगा। सबसे पहले प्राइस ऑफ ऑन गुड को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, अभी लॉ ऑफ सप्लाई से जस्टिफाई हो चुका था कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। बहुत इजी है, यही लाइन नीचे डिस्क्राइब कर दी है मैंने, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रीनशॉट अपने आप में खुद आपके लिए नोट्स है, यही पूरी लाइन लिखी है। इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, ये लाइन लिख दी, इसकी जगह तुम सेटेरिस पैरिबस लिख दो, सीपी फुल फॉर्म लिख ली है लेकिन आपको सेटेरिस पैरिबस लिख दो। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इस लाइन से काम चल जाएगा, ओके गाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एज प्राइस राइज सप्लाई राइज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये पहला फैक्टर था, बहुत आसान था। दूसरे फैक्टर के लिए ये है प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। इसको डिस्कस करने से पहले फैक्टर इनपुट्स का मतलब जानेंगे। ये जो वर्ड भारी सा इस्तेमाल कर दिया फैक्टर इनपुट्स, इसको कभी कभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या सिर्फ प्राइस ऑफ इनपुट्स लिखा सकता है, बीच में फैक्टर हो या ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लो आप एक शॉपकीपर हो, प्रोड्यूसर मानो अपने आप को, प्रोड्यूसर हो और आप इस मार्कर को बनाते हो। इस मार्कर को बनाने के लिए आपने प्लास्टिक का यूज किया है जो कि इसकी बॉडी है, इसमें इंक है और दूसरा रॉ मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया होगा। और ये मानकर चलते हैं मार्केट में, ये मार्कर हम 25 रुपए के प्राइस पर बेच देते हैं, 25 रुपए के प्राइस पर बेच देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द मार्कर, मार्केट प्राइस ऑफ द मार्कर। लेकिन क्या ये शॉपकीपर या फिर प्रोड्यूसर इसको 25 में ही बनाता होगा? नहीं, वो इसको कम में बनाता है। तो वो मान लो इसको 15 रुपए में बनाता था या बनाता है, तो 15 रुपए इसकी कॉस्ट है और इसको हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स या सिर्फ प्राइस ऑफ इनपुट्स। तो 15 में मैं बना रहा हूं, 25 में मैं इसको बेच रहा हूं, तो बीच का 10 रुपया मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना गाइस, 10 रुपया मेरा प्रॉफिट है। और अगर यहां पर ये मान लिया जाए कि गलती से ये प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ जाए, 15 की जगह 20 हो जाए, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10 की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि बिकना तो वो 25 में ही है। किसी किसी के मन में बात आएगी, सर नहीं वो 25 वाला प्राइस भी तो बढ़ा दो। आपको अगर महंगा पड़ रहा है, प्राइस ऑफ इनपुट्स आपको महंगे लगने लगे, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो आप बढ़ा दो प्राइस। नहीं, हम कोई भी फैक्टर डिस्कस करेंगे ना तो सिर्फ उसकी बात करेंगे, किसी और को नहीं छेड़ेंगे। ये पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ ऑन गुड, हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। जब भी किसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे तो अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, वो लाइन हमेशा चलेगी, तो उस बात को ध्यान रखना। तो यहां से ये पता लगा कि ये प्राइस ऑफ इनपुट्स ऐसे लिख दिया मैंने, ये बढ़ गया, तो इसकी वजह से ये प्रोडक्शन की कॉस्ट 15 से 20 हो गई, तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोड्यूसर की बढ़ गई, बेचारे के खर्चे बढ़ गए। कॉस्ट बढ़ने से उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, जिसकी वजह से बेचारा अब उसको बेचने की ज्यादा इच्छा नहीं कर रहा। तो साफ रिश्ता पता लगा, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अब नेगेटिव रिलेशन के प्यार से बहुत सारे नाम है, इसको नेगेटिव के साथ साथ इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं, इसको इसके साथ साथ इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, इनवर्स के साथ साथ ऑपोजिट रिलेशन भी बोलते हैं। पूरी नॉलेज दे दूंगा, जो जो वर्ड मुश्किल मुश्किल यूज करते हैं, इतने सारे नाम है इसके, सब बता दूंगा। आपको जो यूज करना है वो आप डिसाइड करना, आसान वाला वर्ड यूज कर लेना जो तुम्हें लग रहा है बढ़िया। तो प्राइस ऑफ इनपुट और सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर मान लो ये 15 से कम हो जाता, भाई 10 हो जाता, तो भी तो आपका प्रॉफिट 25 और 10 के बीच का 15 बचता, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, अब आप ज्यादा बेचना चाहोगे नहीं। तो देखो
जरूरत नहीं है कि आप इसको कहां से अब इसका स्टफ लाओगे लिखने का, नोट्स हैंड टू हैंड अवेलेबल है। हैंड टू हैंड नीचे लाइन लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है, इट मींस प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स राइजेस, जैसे वो प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट बढ़ते हैं, इट लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसकी वजह से ये बेचारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है एंड होता क्या है, देयर बाय प्रॉफिट मार्जिन फॉल्स, और बेचारा ये प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है एंड हेंस सप्लाई फॉल्स, और उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाती है। तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस यहां से लेके यहां तक पूरी सीरीज जोड़ दी है। ये तो तब है जब बहुत एक्सप्लेन करना आएगा। आपको अगर हल्के में काम लेना है, हल्के में बात चल जाएगी, आप लिख सकते हो सिर्फ इतना, एज प्राइस ऑफ इनपुट्स राइजेस सप्लाई फॉल्स एंड वाइस वर्सा, दैट्स इट। इतने में भी कहानी खत्म है। लेकिन डिपेंड करता है कि तुमसे क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा हुआ है, तो उसके हिसाब से काम चलना है, ठीक है ना गाइस। और इसका उल्टा भी एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो ये था फैक्टर नंबर 2, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 3 की बात करते हैं। इसको समझाऊंगा फिर बताऊंगा कि लिखा क्या है, ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। देखो अब ये मान लो कि यू आर द शॉपकीपर और यू आर सेलिंग 2 थिंग्स, 2 चीजें आप बेच रहे हो। एक का नाम है Y और दूसरे का नाम है X, ये मान लो, ठीक है ना। या मान लो एक है पेप्सी और दूसरी है कोक, कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम है आपका। अपनी खुद की स्टोरी बताता हूं मैं आपको, पहले स्टोरी बताऊंगा फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जब मैं छोटा था तो हमारे गली के बाहर एक लाला की दुकान थी, उसके पास जाता था तो मैं कभी बोलता था, अंकल कोक दे दो मुझे 1 लीटर वाली, 1 लीटर की कोक आती थी पहले। तो अंकल बोलते थे, बेटा कोक तो नकली आ रही है, पेप्सी लेकर जा तू। तो मैं घर में ऐसे सबको बताता था, कोक नकली आ रही है, पेप्सी दे दो मुझे। फिर कभी कभी जाता था तो मैं बोलता अंकल कोक दे दो, वो कभी बोल देता था, अरे भाई ये कोक नकली आ रही है, पेप्सी ले जा तू। वो पता है ऐसा किस लिए बोलता था, वो नहीं था कि नकली आ रही है असली आ रही है, वो किस लिए बोलता था, उसकी स्टोरी रिवील करता हूं। देखो मान लो पेप्सी का प्राइस 10 रुपए है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम, कोक का प्राइस भी 10 रुपए है, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होके 12 रुपए हो गया और कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ये बेचारा 10 का 10 है, तो अब सेलर को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा पेप्सी में है, यानी गुड वाई में है। अब गुड एक्स में उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा प्राइस उतना ही है ना, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन वहां पे जितना पहले था उतना ही है। तो अब प्राइस जिसका बड़ा है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा है, तो अब सेलर का ज्यादा फोकस पेप्सी को बेचने में रहेगा। तो वो लाला जी ऐसे ही करते थे, मतलब जो चीज महंगी है उसको बेचने की कोशिश करते थे। जब पेप्सी महंगी हो जाए तो बोलता है कोक नकली आ रही है, जब कोक महंगी हो जाए तो बोलता है पेप्सी नकली आ रही है। तो यहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, यानी गुड वाई का प्राइस बढ़ जाए, तो उसकी वजह से किसी दूसरी कॉमोडिटी की सप्लाई SX यानी सप्लाई ऑफ गुड एक्स कम हो जाती है। इसका प्राइस बढ़ा है, वो इसको बेचने की इच्छा ज्यादा करेगी उसकी, और इसको बेचने की इच्छा कम करेगी, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो ऐसा ये असम्पशन थी कि हमारी कि एक सेलर सिर्फ 2 ही चीजें बेच रहा है, असलियत में तो वो बहुत सारी बेच सकता है। जिस चीज में उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है वो उसको ही ज्यादा बेचने की कोशिश करता है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव रिलेशन आ रहा है, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। अच्छा एक बात और, यहां जो तुमने सोचना है, जिस सामान को हम बेच रहे हैं उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि प्राइस तो किसी और का बढ़ रहा है, सप्लाई किसी और की कम हो रही है। या 2 गुड्स हैं, ध्यान रखना इस बात को, अकेली गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है ना गाइस। 3 फैक्टर हो गए हैं और तीनों के नाम प्राइस 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 से शुरू थे, तुम कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैं इसको बताऊंगा भी कि याद कैसे करना है, ठीक है। सारे फैक्टर से याद करा दूंगा। तो देखो, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड वन, गुड वन किसको बोला, गुड वन बोला बाबू पेप्सी को, गुड वाई को, गुड वाई लिख लो तुम्हारा मन कर रहा है तो, बुक की लैंग्वेज के ऊपर है, ठीक है। एंड द सप्लाई ऑफ गुड टू, गुड टू मतलब ये गुड टू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इट मींस एज प्राइस ऑफ गुड वन राइज यानी PY राइज, देन सप्लाई ऑफ गुड टू फॉल्स यानी सप्लाई ऑफ गुड एक्स फॉल्स, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। गाइस ये 3 फैक्टर करा दिए, 8 फैक्टर कराऊंगा, मेरे साथ बने रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे पास 2 तरीके की होती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खर्चा नहीं करवाएगी, हमारे खर्चे बचवाएगी, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको।
कॉस्ट सेविंग टेक्निक है हमारे पास, इसको मैंने कॉस्ट सेविंग टेक लिख दिया। इसको हम बोल सकते हैं प्यार से एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ये एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है, एक टेक्निक ऐसी हो सकती है जो बहुत प्रिमिटिव है, पुरानी है, बहुत खर्चा करवाती है, उसका सिंपल प्यारा सा नाम इनएफिशिएंट। एक इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी हो सकती है हमारे पास, ये बेचारी बहुत खर्चा करवाती है। तो गाइस देखो, अगर मैं ये वाली टेक्निक यूज करूंगा, ये वाली, तो इसको देखो इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये यूज करूंगा तो मेरा खर्चा कम होगा, यानी मैं प्रोड्यूसर हूं, खर्चा कम होगा, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो मेरे को बचेगा पैसा ज्यादा, यानी प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो यानी मैं सप्लाई भी ज्यादा करूंगा। भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं उसको बेचना चाहूंगा ना। इसके अपोजिट अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा तो यहां तो बेड़ा गर्क हो जाना है, बहुत खर्चा हो जाना है, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बार बार बढ़ती रहेगी, इसकी वजह से प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो मेरा मन नहीं करेगा बेचने का, दिल ही नहीं लगेगा। रिश्तेदारों को बोलूंगा, यार दोस्तों को बोलूंगा, यार काम धंधे में मजा नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, वो सिचुएशन हो जाएगी। तो सर इसको कैसे स्टैब्लिश करें, रिलेशन क्या हुआ? तो देखो ये क्या है, मैं बोलता हूं टेक्नोलॉजी अच्छी होती है यानी एफिशिएंट होती है, यानी कॉस्ट सेविंग होती है, तो सप्लाई बढ़ जाती है, यानी दोनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर टेक्निक बेकार है, इनएफिशिएंट है, तो सप्लाई कम हो जाती है, यानी दोनों एक साथ कम होंगे। तो टेक्निक अच्छी, सप्लाई ज्यादा, टेक्निक बेकार, सप्लाई कम, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो गया यहां पर। ठीक है गाइस, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन की देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन टेक्निक एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, या फिर सिंपल आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एफिशिएंट और कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय प्रॉफिट मार्जिन राइजेस, प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड हेंस सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, बेचारी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए जाए। देखो चाय के गिलास में पानी है। हाँ तो गाइस 4 फैक्टर्स हो गए हैं। 5वें नंबर का जबरदस्त है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इसको बोल रहे हैं। सरकार भी अपना अपना अच्छे से रोल प्ले करती है कि दूसरी कंपनी या फैक्ट्री की सप्लाई को वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। इसके पास है 2 हथियार। सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी तो 2 टूल्स ये लेकर चलती है। एक है टैक्स, जिसका पूरा नाम यहां पर लिखा जाएगा टैक्स ऑन प्रोडक्शन, और दूसरा हथियार है सरकार के पास सब्सिडीज। सब्सिडीज और टैक्स दोनों एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ये जो टैक्स ऑन प्रोडक्शन है, इसको किसी बुक में एक्साइज ड्यूटी भी लिखा हुआ है। देखो बहुत सारे टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स होता है, वैट होता है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, हाउस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, पता नहीं कितने सारे टैक्स हैं। टैक्स का टॉपिक भी 12th क्लास में, वहां क्लासिफिकेशन अच्छी है। लेकिन एक टैक्स ऐसा होता है जो प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है। तुम जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे सरकार को उतना टैक्स देना पड़ेगा, यानी तुम पे करोगे, फर्म पे करेगी। अगर प्रोडक्शन कम कर लोगे तो सरकार टैक्स भी कम लगा देगी। जनरली जो घटिया चीजें होती है ना, जो हार्मफुल होती है, लाइक लिकर आइटम्स हो गए, शराब के, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट्स वगैरह हैं, इन पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है प्रोडक्शन पे, तो एक्साइज ड्यूटी इन पर बहुत ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके लिए लोग एडिक्टेड होते हैं। हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, टैक्स वाले सिस्टम को समझो पहले, कि अगर सरकार किसी के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है तो टैक्स बढ़ाने की वजह से उस बेचारी कंपनी को, सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, और कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो वो बढ़ जाती है। ये बढ़ जाएगी तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट मार्जिन लिखना। इस वजह से ये सप्लाई कम कर देंगे। तो ये देखा गया टैक्स के बढ़ने से सप्लाई कम हो गई। ठीक है, उसके अपोजिट अगर सरकार ने बोला कम टैक्स दो, मुझे टैक्स कम दो, तो टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स कम कर दिया तो बेचारे की कॉस्ट भी कम हो गई, इसका प्रॉफिट भी बढ़ गया, और अब इसने सप्लाई भी बढ़ा दी। तो ये देख रहे हैं टैक्स बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रही है, टैक्स कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन, कुछ भी बोल लो। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड सप्लाई। ओके, ये टैक्स ऑन प्रोडक्शन था। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगली स्लाइड में एक्सप्लेनेशन भी है, स्क्रीनशॉट वहां से ले लेना, इसका भी चाहिए तो इसका भी ले लेना। गाइस देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ना वीडियो लंबी हो रही है और तुम थक रहे हो तो पॉज कर लो। ये तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी है कि इस वीडियो को देखना कैसे है। मेरा तो प्रॉमिस है कि मैं इस पूरे एक ही लेक्चर में पूरा बहुत बड़ा चैप्टर कवर कर रहा हूं। ठीक है ना,
सब्सिडी देखो एक पैसों की हेल्प होती है जो सरकार करती है, इसको तुम फाइनेंशियल हेल्प बोल सकते हो। बहुत लोगों की करती है, हेल्प की जगह असिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, असिस्टेंस कुछ बुक्स में। तो बहुत लोगों की करती है, लेकिन हम किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है क्योंकि जो वो गुड्स बना रही है वो समाज के भले के लिए, सोशल वेलफेयर हो रहा है उससे। लाइक कोरोना की वैक्सीन मान लो आप, ठीक है, उसमें सब्सिडीज मिलती है, ठीक है। तो सब्सिडीज देने पर जो भी कंपनी उस सामान को बना रही है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, उसका कॉस्ट कम होने से उस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा लगता है, मिलता है, तो वो बेचारे सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। तो S4 सप्लाई, S4 सब्सिडीज। सब्सिडीज के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ गई है, सब्सिडीज कम हो जाएंगी तो बेचारों को अब प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, वो सप्लाई कम कर देंगे। तो सप्लाई और सब्सिडीज पॉजिटिवली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। लिखना कैसे है, साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले टैक्स वाली बात, टैक्स ऑन प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन टैक्स ऑन प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हेंस सप्लाई डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ये भी पॉसिबल है। ओके, फिर सब्सिडीज की बात करिए सेकंड वाली लाइन में, ये पहली टैक्स की थी, दूसरी वाली सब्सिडीज की है। अगर सब्सिडीज बढ़ जाएगी तो इंक्रीज इन सब्सिडीज लीड्स टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, हेंस सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, सब्सिडी बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। सब्सिडीज अगर कम कर दोगे तो सप्लाई कम भी हो जाएगी। ये राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरी बात सुनो, ठीक है ना। तो आप इतना सर कह रहे हो यार ये क्या बीच में माल थाल तुमने इसमें डाल रखा है स्टफ में, सीधी सीधी बात बोल दो ना, टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम एंड वाइस वर्सा। फिर सब्सिडीज बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। गाइस ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने पूरा स्टफ इसलिए लिखा है, ज्यादा मार्क्स में आएगा तो ज्यादा इलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है, वो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। 6 नंबर का है नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स, यानी दुकानदार मार्केट में कितने हैं सामान को बेचने के लिए, कितनी कंपनीज हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन सबको बोल रहा हूं मैं फर्म्स और सेलर्स, प्रोड्यूसर की संख्या। अगर मान लो मार्केट में 2 ही दुकानें हैं, सिर्फ 2, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, 2 ही दुकानें हैं, ठीक है। ए अपनी दुकान पे 100 यूनिट रखता है बेचने के लिए और बी बेचना चाहता है 100 यूनिट, दोनों 100 यूनिट बेचना चाहते हैं मान लो। तो मार्केट में अभी 200 यूनिट अवेलेबल है बिकने के लिए, यानी 200 यूनिट की सप्लाई है। अब कहा जा रहा है कि मार्केट में एक दुकान और खुल गई है जिसका नाम सी है, यह भी 100 यूनिट बेचना चाहता है। तो गाइस अब मार्केट में 100 यूनिट और आ गई है, तो अब टोटल सप्लाई 200 नहीं है, अब टोटल सप्लाई 300 है। तो यहां पर यह पता लगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ फर्म्स मान लो बढ़ जाती है तो मार्केट में सामान की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो एज नंबर ऑफ फर्म्स राइजेस या इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ फर्म्स फॉल्स या डिक्रीजेस देन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। आसान पॉइंट था, आसानी से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, बड़ा भारी पॉइंट है। मौसम में बदलाव सप्लाई पलट देता है, उलट पुलट कर देता है। क्लाइमेट चेंज, जो भी चीज तुम बना रहे हो, लाइक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तुम जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो अपनी फील्ड पे, क्लाइमेट उसके फेवर में भी हो सकता है। यानी अगर तुम्हें बारिश चाहिए तो बारिश आ रही है तो फेवरेबल क्लाइमेट है, लेकिन तुम्हें उस चीज के लिए बारिश नहीं चाहिए लेकिन बारिश बहुत ज्यादा आ गई, तब अनफेवरेबल क्लाइमेट हो गया तुम्हारे लिए, है ना। चलिए तो रेन का एग्जांपल था, तुम कोई भी चीज बना रहे हो, तूफान आ गया, बड़ाम बाढ़ आ गई, बड़ाम ड्राउट आ गया, सूखा ही पड़ गया, सब खराब नहीं। तो नेचुरल क्लाइमेटीज भी होती हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड है। अगर जो भी चीज तुम बना रहे हो कुछ भी हो सकती है, उसके फेवर में हमारा नेचर है, प्रकृति है, तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यू विल बी एबल टू सप्लाई मोर इन दैट केस। तो इसमें सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अगेंस्ट है, प्रकृति ही तुम्हारे अगेंस्ट है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहां पर यह बोला जाता है क्लाइमेट अगर फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो हेंस अगेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू। इजी पॉइंट है, अब आप बनाने सीख गए होंगे, ठीक है गाइस।
तो स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप जब मर्जी पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करो, अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाओ, रहेंगे तुम्हारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म्स ऑब्जेक्टिव। जो कंपनी तुमने खोली है ये क्या चाहती है भाई? इसके ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे, अनेक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सिर्फ मैंने तो मार्केट में आके प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है मैंने तो यार सस्ते में अवेलेबल कराना है, सोशल वेलफेयर करना है। तो कोई भी फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सोशल वेलफेयर भी, प्रॉफिट बढ़ाना भी हो सकता है, या मार्केट में अपना शेयर कैप्चर करना, अपना नाम फैलाना, ब्रांड बढ़ाना भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से वो सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ये पॉइंट आपके लिए इतना काम का नहीं है, 7 पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है ना गाइस। उसमें से भी तुम्हें 6 याद करने हैं। अब देखो मैं वापस उस पेज पे आता हूं, पीछे करता करता, जिसमें मैंने सारे फैक्टर्स लिखे थे। ये लिखे हैं 8 में से 3 फैक्टर्स तो ये भी प्राइस से शुरू होता है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, लेकिन तीनों सेम नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई में जो यूज होता है वो ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट है, प्राइस ऑफ ऑन गुड, राइट। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी आप टी बोल सकते हो, नंबर ऑफ फर्म्स को एफ बोल सकते हो, फर्म है क्योंकि, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है जब भी आप इसको एक्सप्लेन करते हो। मान लो क्वेश्चन आया कि कोई भी 2 फैक्टर एक्सप्लेन करो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले, कोई 2 डिटर्मिनेंट, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस वाले को आप ऑप्ट मत करना, क्योंकि इसमें फिर टैक्स भी करोगे या सब्सिडीज भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। तो इसको आप जी बोल लो, या फिर इसको आप अपने हिसाब से टैक्स प्लस सब्सिडीज ऐसे करके याद कर सकते हो। फर्म्स ऑब्जेक्टिव को आप एफ बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज को सी बोल सकते हो। तो गाइस इन सबको मिक्स करो, लाइक पी पी पी, 3 तो प्राइस हो गए, फिर एक ये टी, ये एफ एफ सी, तो 2 तो एफ वाले हैं, नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, और फर्म्स ऑब्जेक्टिव है, 2 एफ वाले हैं, 5 तो ऐसे आसानी से फैक्टर तुम्हें याद हो गए। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सी जी, सी इज क्लाइमेट चेंज एंड जी इज गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो ऐसे करके कुछ अपना एक्रोनिम क्रिएट करो जिस हिसाब से तुम्हें फैक्टर याद होने लगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। मैंने आपको सारे फैक्टर्स करा दिए। अब आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई 2 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई होती है, एक मार्केट सप्लाई होती है। बहुत आसान टॉपिक है ये, बहुत आसान है। इंडिविजुअल सप्लाई आप पूरा लिखना, एक होती है मार्केट सप्लाई। सप्लाई को मैं एसएस लिख रहा हूं, आप कंप्लीट करके लिखना गाइस, ठीक है। एक दुकानदार जितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस वाली सप्लाई को बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। और वही दुकानदार अगर दूसरे दुकानदारों के साथ मिक्स हो जाए, छोड़ो, बोलो, इंडिविजुअल सप्लाई एक अकेले सिंगल सेलर की सप्लाई है, ठीक है ना। अगर मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन सबकी सप्लाई को टोटल कर दें तो यू विल गेट मार्केट सप्लाई। अब मार्केट में तो पता नहीं 10, 20, 50, 100, हजारों सेलर हो सकते हैं, सबकी सप्लाई को टोटल करोगे क्या? हाँ करेंगे भाई, लेकिन आपके कोर्स में नहीं करेंगे। आपके कोर्स में क्या करेंगे? आपके कोर्स में देखो माना हुआ है, पहले डेफिनेशन देख लो आप इंडिविजुअल सप्लाई की। ये क्या है? सिंपल इजी डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय अ सिंगल सेलर, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन सबकी सप्लाई का सम टोटल ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी लिखना है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम भी लिखना है। ये डेफिनेशन बनेगी मार्केट सप्लाई की। थोड़ा सा साफ भी लिखना चाहिए, थोड़ा साफ भी चलेगा, नहीं होता साफ, तुम समझ लेना बस इसको, ठीक है। ये मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन है। इसको और डीपली समझो था, थोड़ा सा और देखो इसको। इंडिविजुअल सप्लाई पे वापस आया हूं, मैंने एक टेबल बनाई, यहां पर लिखा प्राइस, यहां पर लिखा क्वांटिटी सप्लाइड, और मैंने प्राइस को बढ़ाया। मैंने बोला एक अकेले सिंगल सेलर के लिए ये बातें इमेजिन कर रहा हूं, और प्राइस 10 से 20 से 30 बढ़ा है। तो ये बंदा चाहता है कि 10 प्राइस था तो मैं 100 बेचूंगा, और अगर 20 प्राइस हो गया तो मेरी इच्छा है 200 यूनिट बेचने की, और अगर प्राइस और बढ़ गया तो मेरी इच्छा भी बढ़ गई सामान को बेचने की। तो गाइस ये वो टेबल है जो इंडिविजुअल सप्लाई को शो कर रही है, अकेले सेलर की। नॉर्मली भी हम ऐसी टेबल बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फालतू का मेंशन करना पड़ेगा कि एक सिंगल सेलर की सप्लाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट सप्लाई की टेबल अगर मैं आपको बनाना सिखाऊं तो पहले तो पता होना चाहिए मार्केट में सेलर्स कितने हैं।
जब नहीं पता तो हम अपने आप खुद मान लेते हैं मार्केट में 2 ही सेलर्स हैं। 2 मान लोगे ना तो तुम्हारा काम ही आसान हो जाएगा, 100 मानोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो यहां अज्यूम कर लो, लेट देयर बी ओनली 2 sellers in the market, 2 sellers in the market, that is उनका नाम क्या क्या है, एक का नाम A रख दिया, एक का नाम B रख दिया। ये 2 सेलर्स हैं। तो ये दोनों क्या चाहते हैं, ये दोनों कह रहे हैं बाबू कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस मान लो 10, 20 और 30 ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो जो सेलर A है उसको मैंने A लिखा है, SA, A की सप्लाई। जो सेलर B है वो SB, B की सप्लाई। तो सेलर A क्या चाहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मैं भी ज्यादा सामान बेचना चाहता हूं, 100, 200 और 300। लेकिन सेलर B थोड़ा डिफरेंट है, ये कह रहा है कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो 10 रुपए पे मैं तो पहले 500 यूनिट बेच रहा था, अब 20 रुपए प्राइस हो गया तो मैं 600 यूनिट बेचूंगा, 30 रुपए प्राइस हो गया तो मैं 700 यूनिट बेचूंगा। भाई सबका अपना अपना फंडा है, तो दोनों का अलग अलग बिहेवियर है। बस आपने क्या करना है, मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन सबकी सप्लाई को टोटल करना है और आपको मिल जाएगी मार्केट सप्लाई। अब कितने सेलर हैं, यहां तो बाबू 2 ही सेलर है ना, तो दोनों की सप्लाई को टोटल कर दो और अगली कॉलम बनेगी मार्केट सप्लाई। इन सबके नीचे लिख देना इन यूनिट्स, इन यूनिट्स, इन यूनिट्स, और प्राइस के नीचे इन रुपीस। तो ए और बी की सप्लाई यहां पर 10 रुपए पे 100 प्लस 500 600, 200 प्लस 600 800, 300 प्लस 700 1000। तो ये मार्केट सप्लाई की टेबल बन गई पूरी। कुछ कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, वो कहते हैं कि मान लो मार्केट में 3 सेलर है, 3 सेलर तो 3 कॉलम बनेगी, एक सेलर, बी सेलर, सी सेलर, फिर तीनों को ऐड कर देना। अरे इतना सैपा क्यों पालना यार जब 2 से काम चल रहा है, हैं? इतनी हवाबाजी नहीं करके दिखानी, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, पूरे नंबर मिलते हैं। ये टेबल है जो मार्केट सप्लाई को दिखा रही है, ठीक है ना। तो सप्लाई के हमारे पास 2 चीजें हो गई हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई उसकी टेबल हो गई है, एक मार्केट सप्लाई उसकी टेबल हो गई है। ओके दोस्तों, बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स, अभी तो हमने सिर्फ सप्लाई के फैक्टर्स किए थे, वहां नहीं बताया कि वो इंडिविजुअल सप्लाई के हैं या मार्केट के सप्लाई के हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई लिखो तो जो 8 बताए थे उसमें से ही लिखने हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि फैक्टर अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई लिखो, तो क्या अलग लिखना है। देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे अकेले की क्या किसी भी एक सिंगल सेलर की सप्लाई को चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल सेलर की सप्लाई को नहीं बदल पाते, वो टोटल मार्केट पे ही फर्क डालते हैं। जैसे कि मैं बात करूं नंबर ऑफ फर्म की, गाइस 2 फर्म थी तो दोनों मिलके 200 यूनिट बेच रही थी। अब 3 फर्म हो गई तो तीनों मिलके 300 यूनिट बेच रही थी। तो किसी एक फर्म की सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी 100 बेच रही थी एक एक फर्म, और अब भी वो एक एक फर्म 100 बेच रही हैं। तो वो नंबर ऑफ फर्म वाला फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई को नहीं बदल सकता। तो कौन बदल सकता है इंडिविजुअल सप्लाई को? तो देखो गाइस, नंबर 1 पे प्राइस ऑफ ऑन गुड, ये अकेला प्राइस है, ये बदल जाएगा तो अकेले का ईमान डोल जाएगा, खुद की सप्लाई बदल जाएगी। प्राइस ऑफ इनपुट्स, अगर इनपुट्स का प्राइस बदलेगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मेरा ही प्रॉफिट मार्जिन बदलेगा, तो मैं अपनी सप्लाई बदलूंगा। तीसरा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, भाई मैं अकेला दुकानदार 2 चीज बेच रहा हूं, मुझे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उसकी सप्लाई को बढ़ाऊंगा। तो ये इंडिविजुअली अकेले बंदे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अकेले बंदे को जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स, ठीक है। और देखो 4th नंबर पे टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट किया था, तो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो मैं सिर्फ इसको टेक लिख रहा हूं अभी के लिए। तो टेक्नोलॉजी बदलेगी तो मेरी भी सप्लाई बदलेगी मतलब कैसे, वो जितने पॉइंट जो भी एक्सप्लेन किए हुए थे वो सब एक्सप्लेनेशन सेम आनी है, ठीक है। बस पॉइंट्स याद दिला रहा हूं। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी भी देगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी मुझे प्रभावित करेगी, मेरी सप्लाई को प्रभावित करेगी, जो भी सामान मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो इंडिविजुअली दिल पे दर्द देने वाली ये चीजें हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो सबकी सप्लाई बर्बाद होगी,
ठीक है ना, तो वो यहां पर काउंट नहीं होगा। सो जब भी क्वेश्चन आए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, तो इन पांचों में से कोई लिखने हैं, ठीक है ना, बाकी वो अलग सेपरेट है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, मार्केट को बदलने वाले, मार्केट की सप्लाई को बदलने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक सिप पानी के ले लो दोस्तों। भाई मार्केट की सप्लाई को भी बदलने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं। जो मेरी अकेले की सप्लाई को बदल देंगे वो भी मार्केट की सप्लाई को बदल देंगे, ठीक है। मान लो यहां पर दो दुकानदार हैं ए और बी, ये 10 यूनिट बेच रहा है, ये भी 10 यूनिट बेच रहा है, तो टोटल मार्केट में 20 यूनिट की सप्लाई है। अब इसकी सप्लाई किसी वजह से 9 यूनिट की हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इंडिविजुअल सप्लाई बदल गई है। टोटल करो देखो, मार्केट बदल गई है, यस मार्केट बदल गई है। तो इंडिविजुअल की सप्लाई बदलने से मार्केट की सप्लाई भी बदल जाती है, मार्केट की सप्लाई भी बदल जाती है, ठीक है गाइस। तो जितने भी फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई के थे वो पांचों शुरू के, वो सब फैक्टर मार्केट सप्लाई के भी हैं। मार्केट सप्लाई के भी वही फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई के थे, ठीक है। प्लस जो अदर फैक्टर क्लाइमेट चेंज है वो भी मार्केट सप्लाई का फैक्टर है, ठीक है। जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो भी मार्केट सप्लाई का फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको कराए हैं वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो सब मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स हैं, क्योंकि अकेले की भी सप्लाई बदलेगी तो भी मार्केट की बदलेगी, तो मार्केट की बदलेगी नंबर ऑफ फर्म्स और क्लाइमेट चेंज से, तो भी मार्केट चेंज हो ही रही है। ओके गाइस, देखिए इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आ सकता है। आप डिफरेंस नंबर 1 में इन दोनों के बीच में मीनिंग लिख सकते हो, डेफिनेशन वो मैंने आपको लिखवा दी। डिफरेंस नंबर 2 में अभी आपको बताया है दोनों के फैक्टर अफेक्टिंग, भाई कुछ इसके कुछ इसके, ठीक है। जो अलग अलग है वो लिख सकते हो या सबकी लिस्ट बना दो, वो भी डिफरेंस काउंट किया जाएगा। नंबर 3 पे इनकी टेबल, और नंबर 4 पे बनेगा डायग्राम। इंडिविजुअल सप्लाई का डायग्राम कौन सा है और मार्केट सप्लाई का डायग्राम कौन सा है, बस मुझे ये बताना है आपको। अब इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई देख लो। कोई भी एक सिंपल सप्लाई कर्व बना दो, एस एस बोल दो, ये अकेला किसी एक सिंगल ए सेलर का सप्लाई कर्व है, बस ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। इसमें कुछ ज्यादा अपने चेंजेस करने तो कभी कभी बताना पड़ जाता है। मान लो यहां पर प्राइस OP1 है तो सप्लाई हो रही है OQ1 पे, बस ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। एक सेकंड गाइस, बने रहो मेरे साथ में, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, लेकिन बोले कि मार्केट सप्लाई का डायग्राम बनाओ, मार्केट सप्लाई कर्व बनाओ, वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, हमें फिर मानना पड़ेगा, मान लो मार्केट में दो ही बंदे हैं सामान बेचने वाले, ए और बी, तो ए का सप्लाई कर्व और बी का सप्लाई कर्व दोनों बनाने पड़ेंगे एक ही डायग्राम में। मान लो ये ए का सप्लाई कर्व है, ये बी का सप्लाई कर्व है, दोनों बना दिए। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट मार्केट सप्लाई कर्व। ऐड करने का तरीका सर ये बताओ, ये मेन पॉइंट है ऐड करने का तरीका। तो गाइस कोई भी प्राइस है, मान लो ये वाला प्राइस OP1, यहां दोनों पे डाल दो। सप्लाई कर्व ए, मान लो ये सप्लाई कर रहा है 10 यूनिट की, अब थोड़ा इस पे आ जाओ नंबर्स पे। ये बी सप्लाई कर रहा है 20 यूनिट की, इस प्राइस पे ये 10 यूनिट बेचने को तैयार है, ये 20 यूनिट बेचने को तैयार है, ठीक है ना दोस्तों। तो मार्केट में इस प्राइस पर टोटल कितनी यूनिट बिकेंगी, 30 बिकेंगी, 30। तो 30 बेचने के लिए हमें यहां से 30 पे ले आओ, तुम्हारा काम देखो यहीं से चल जाएगा, 30 पे ले आओ और लाइन यहां इस प्राइस पर ले आओ, इस पॉइंट से ये नया कर्व बना दो। ये मार्केट का सप्लाई कर्व हो गया, मार्केट सप्लाई जो कि ए की सप्लाई और बी की सप्लाई दोनों को जोड़ के आया है। प्लस करके यहां देख लो, ऐसे इज इक्वल टू का निशान लगा दो, कर लगाने लगाओ वरना मत लगाओ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है ना। सो गाइस ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है ना। पानी साथ में पीना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट है सप्लाई फंक्शन का टॉपिक। अभी इंडिविजुअल और मार्केट कंप्लीट है, सप्लाई फंक्शन देख लो। अभी क्या है, सबसे मेन फोकस जो हमारा इस चैप्टर में रहना चाहिए ना, वो लॉ ऑफ सप्लाई के बाद फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई पे है। तो ये तो पता लगा है कि सप्लाई और उसके फैक्टर्स में कोई ना कोई रिलेशन है, किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, बस
उस रिलेशनशिप को ही बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। फंक्शन थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको डाल रखा है, उसको भी बातों में जस्टिफाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन क्या बोलता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर अफेक्टिंग बोलते हैं। बस जो यहां वर्ड लिखा है वो फंक्शनल। देखो रिलेशनशिप दो तरीके के हो सकते हैं, फंक्शनल या टेक्निकल। टेक्निकल की बात यहां करेंगे नहीं, डिमांड फंक्शन में भी, सप्लाई फंक्शन में भी फंक्शनल रिलेशनशिप भी होता है, इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, मैथ्स में नहीं घुसना, ठीक है ना। तो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, और तो इसको दिखाते हैं मैथ्स के एक इक्वेशन से। कैसे दिखाते हैं वो देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इधर लिखा है सप्लाई ऑफ गुड एक्स, ऐसे लिख दिया, कुछ भी कोई कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है, इज इक्वल टू द फंक्शन, फंक्शन को एफ लिखा है, ऑफ का मतलब ब्रैकेट मैंने मान लिया, ठीक है ना, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कितने हैं? 3, प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, नंबर ऑफ फर्म्स, जो भी है कॉमा 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 करके एटसेट्रा लिखने, एटसेट्रा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन है सप्लाई फंक्शन की। आप प्यार से क्या लिख सकते हो? सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ, कोई भी एक दो चीज ले लो, प्राइस ले लो या टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी एक दो लिखे एटसेट्रा कर दो, इतना काम चल जाएगा। सप्लाई फंक्शन की जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो आपको इक्वेशन जरूर लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ ले सप्लाई फंक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, अरे तो यही फैक्टर अफेक्टिंग है, जो पहले बताए थे वो ये है, पूरे चैप्टर में ये चलेंगे गाइस, ठीक है। सप्लाई फंक्शन दो तरीके का होता है, इसके टाइप्स दो तरीके के हैं। जैसे सप्लाई दो तरीके की है, इंडिविजुअल और मार्केट, सप्लाई फंक्शन भी दो तरीके का है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मतलब ये हल्के टॉपिक्स हैं। अब फिर मार्केट सप्लाई कर्व, और सॉरी मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, सप्लाई जो इंडिविजुअल है यानी इंडिविजुअल सप्लाई और उसके फैक्टर्स में रिश्ता, यानी सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ, यहां जो फैक्टर अफेक्टिंग आएंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई के 5 फैक्टर्स बताए थे, उनमें से कोई नाम लिख देना, 2-3, ठीक है ना, वो यहां पर आएंगे। जैसे कि मैं लिख सकता हूं सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ, प्राइस ही लिख दिए तीनों के तीनों, ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट, ये प्राइस ऑफ ऑन गुड था और ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, ठीक है ना, यही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन है गाइस। मार्केट सप्लाई फंक्शन, ये भी फंक्शनल रिलेशनशिप है मार्केट सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स में। तो बस करना क्या है, इसकी इक्वेशन अगर आएगी तो इसका सप्लाई फंक्शन में आपको यहां फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई के लिखने हैं, जो कि कोई भी होते हैं, सेम लिख सकते हो, चल जाएगा, सारे ही मार्केट सप्लाई के होते हैं। तो डेफिनेशन कभी बनानी है तो सेम डेफिनेशन। अगर इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए तो यहां पर आपको इंडिविजुअल सप्लाई लिखना होगा, इसकी जगह सेम डेफिनेशन बनेगी। अगर मार्केट सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए तो यहां पर आपको मार्केट सप्लाई लिखना होगा इसकी जगह। देखो डेफिनेशन बनाने भी सिखा दी आपको, कुछ तो काम खुद भी करोगे ना तभी आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सप्लाई फंक्शन का टॉपिक था, ठीक ठाक था। नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई स्केड्यूल। देखो गाइस, स्केड्यूल इकोनॉमिक्स के हिसाब से टेबल को बोलते हैं। जो तुम टेबल बना रहे हो, सप्लाई की टेबल यानी सप्लाई स्केड्यूल, सेम बात है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, तो ऐसी कोई भी टेबल जो प्राइस और सप्लाई में रिश्ता दिखा रही है यार, कोई भी टेबल, क्या इतनी टेबल बना ली, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड मान लो, प्राइस 10 से 20 हो गया, सप्लाई 200 से 400 हो गई मान लो, ये टेबल है ना, ये लॉ ऑफ सप्लाई भी दिखा रही है और ये सप्लाई स्केड्यूल भी है, एक ही बात है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू द टेबल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी में जो भी रिश्ता दिखाया वो सप्लाई स्केड्यूल है, जैसे मर्जी दिखा लो इसको। अब ये सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरीके की हो सकती है टाइप्स में, देखो, एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल होगी, मतलब जो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की सप्लाई को दिखाए, और एक मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होगी, यानी जो मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन सब की सप्लाई को दिखाए। अब सर ये बना के दिखाओ, अरे बना के तुम्हें दिखा रखे, पीछे लेकर जा रहा हूं, देखो तुम्हें जब इंडिविजुअल सप्लाई सिखाई थी, ये जो टेबल है ये वाली, ये इंडिविजुअल सप्लाई की टेबल है, और ये जो टेबल बनाई है ये मार्केट सप्लाई की टेबल है, इसको मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट है सप्लाई कर्व। ये क्या होता है सर, आप बनाते तो रहते हो, ऐसा सा दिखाई देता है, होता क्या है ये, होता क्या है, मतलब क्या डायग्राम है जो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो बस कोई भी कर्व, ये कर्व, कोई भी ये कर्व मान लो, इसमें यहां पर आप प्राइस लिखते हो, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हो ना, यहां पर तो देखो प्राइस और सप्लाई यहां लिखी जाएगी, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम हो जाती है, ऐसा ही कुछ करते हो।
तो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो कोई भी कर्व ऐसा जो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिश्ता दिखाए उस कर्व को बोलते हैं सप्लाई कर्व। ऑब्वियसली वो सप्लाई कर्व हम पढ़ रहे हैं शुरू से। ये कर्व भी बेचारा दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। अब बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हो गए जो दो तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल एक मार्केट। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? जो इंडिविजुअल सप्लाई दिखाए, यानी अकेला कर्व कोई भी, ये देखो ये अकेला कर्व है बेचारा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। वापस ले चलो, तुम्हें वापस ले चलता हूं, चलो यहां आ जाओ। ये देखो ये बेचारा अकेला बनाया था ना, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। अब मार्केट सप्लाई कर्व जो पूरी मार्केट की सप्लाई को दिखाएगा, तो मान लो मार्केट में दो ही सेलर हैं, ए और बी, तो दोनों की सप्लाई को दिखाने वाला ये ब्लू कलर में जो कर्व बनाया है, ब्लू कलर में ये वाला मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। लेकिन आपको बोलेगा मार्केट सप्लाई कर्व बनाओ, तो आपने ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना होगा, पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना होगा ये वाला। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, तुम्हारे पास पहले इसका स्क्रीनशॉट होगा, मुझे उम्मीद है पूरी, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम ये वाला मार्केट सप्लाई के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, चैप्टर बड़ा ही है तो अच्छे से करना था, तो अच्छे से ही करेंगे इसको। नेक्स्ट है जो पॉपुलर टॉपिक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। सर ये दो बड़े भारी शब्द हैं, इनके बीच का मुझे अंतर समझा दो। तो बाबू यूं समझा दिया, देखो फैक्टर अफेक्टिंग बार बार आएंगे, इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ती भी और कम भी होती है। अकेला ये ले लो पहले वाला, प्राइस ऑफ ओन गुड, अगर सिर्फ इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो ना, सिर्फ इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो ना, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको छोड़कर इनमें से किसी भी रीजन की वजह से सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे सिर्फ चेंज इन सप्लाई। ओके दोस्तों, बहुत आसान हो गया ना। तो सप्लाई में राइज और फॉल अगर प्राइस ऑफ ओन गुड की वजह से आए और इन सबको कांस्टेंट रखा जाए तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। चेंज का मतलब या तो बढ़ना या कम होना, है ना। तो अगर इन सभी फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ओन गुड, फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ इनपुट्स की वजह से सप्लाई में कोई बदलाव आए, यानी इंक्रीज और डिक्रीज आए, तो उसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। तो दो कॉन्सेप्ट है गाइस। सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात करते हैं। ये तो इट रेफर्स टू राइज और फॉल इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस बोल दो, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। बाबू इसको क्या कह रहा हूं मैं, देखो नॉर्मल सी आपको समझाता हूं। एक टेबल यहां बनेगी इस बार, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया तो सप्लाई 100 से 200 हो गई। ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है ना। सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पे फोकस रखेंगे, उसके बाद चेंज इन सप्लाई पे आएंगे, ठीक है। सिर्फ इस पे फोकस रखेंगे, ठीक है। एक डायग्राम है, डायग्राम बना देता हूं। ये सप्लाई कर्व है, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है, यहां पर कोई प्राइस है OP1, कोई सप्लाई है OQ1। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस OP2 हुआ तो सप्लाई बढ़ गई। ये प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। अब चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है गाइस, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। अब प्राइस की वजह से सप्लाई में जो बदलाव आएगा वही मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है। अब बदलाव क्या आ सकते हैं, प्राइस की वजह से सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं। देखो प्राइस अगर बढ़ गया 10 से 20 तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 200, प्राइस अगर 10 से 5 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50, ठीक है ना। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, ये भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस कम होने से सप्लाई कम हुई, ये भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बस इन दोनों के नाम अलग रखे हैं, यूं कह सकते हो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम, यानी वो बढ़ता है, सप्लाई को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई।
एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन भी बोलते हैं। बढ़ना, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, सप्लाई फैल रही है। और दूसरी तरफ होता है सप्लाई का कम होना, इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का कम होना, इसी चीज को मैं डायग्राम से भी दिखा सकता हूं दोस्तों। डायग्राम देख लो, ये सप्लाई कर्व है, मान लो मुझे दिखाना है यहां पर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो मैंने यहां पर कोई भी प्राइस ले लिया OP1, सप्लाई ले ली कोई भी OQ1, ठीक है ना। अब आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना है। प्राइस मान लो बढ़ गया OP2, तो उस वजह से सप्लाई भी बढ़ गई OQ2। तो ये डायग्राम है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का। अब इधर देख लो, मैं इसका डायग्राम बनाया, तो मान लो ये सप्लाई कर्व है, यहां पर कोई भी प्राइस है OP1, इस पे सप्लाई है OQ1, और मान लो कि प्राइस कम हो जाता है OP2, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी OQ2, समझे ना। तो ये डायग्राम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का। इन दोनों डायग्राम्स में एक खास बात दिखाई दे रही है दोस्तों, जो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम है, इसमें सप्लाई कर्व के ऊपर जो पॉइंट था वो A अब खिसक के ऊपर की तरफ चला गया, अपवर्ड साइड चला गया, ठीक है, मूव हो गया, A से B की तरफ चला गया, मूव हो गया, ऊपर हो गया। और यहां पर जो इनिशियल पॉइंट था ये A, ये खिसक के नीचे की तरफ चला गया, B की तरफ चला गया, तो ये मूव हो गया A से B में। इस पॉइंट्स के मूवमेंट की वजह से इनका एक नाम और है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को हम इस मूवमेंट की वजह से, इस वाले मूवमेंट की वजह से अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, अलोंग सप्लाई कर्व पूरा नाम है। और इस डाउनवर्ड पॉइंट मूव होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का एक और नाम है, इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत खिचड़ी पकती है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, तो चेंज इन सप्लाई क्या होता है, ठीक है। अब उस पर आते हैं। अब जो रह गया इसके बाद वो चेंज इन सप्लाई है, ठीक है ना। चेंज इन सप्लाई मैंने आपको बता दिया। देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कितने सारे फैक्टर्स होते हैं सप्लाई को अफेक्ट करने वाले, उन सब में प्राइस को छोड़कर किसी भी वजह से सप्लाई अगर बदलेगी तो उसको बोलेंगे गाइस चेंज इन सप्लाई, प्राइस को छोड़कर, ठीक है ना। तो लिखा क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ओन गुड। यानी प्राइस को छोड़कर किसी भी वजह से अगर सप्लाई बदल जाए देन दिस इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। देखो दिखाएंगे कैसे टेबल में, यहां कोई प्राइस लिख लो, यहां क्वांटिटी सप्लाइड लिख लो। मान लो प्राइस 10 था, अब भी 10 है, यानी प्राइस नहीं बदला, बदला कौन, बदली सप्लाई, 100 से 200 हो गई। कभी कभी ऐसा देखा होगा फेस्टिवल सीजन पे 500 रुपए की चॉकलेट का डब्बा, 500 रुपए की चॉकलेट का डब्बा, उसी की बात कर रहा हूं, वो उतने का ही है लेकिन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो तुमने बेचना ज्यादा शुरू कर दिया। बेचने वाली फील लाओ, बेचने वाली दुकान पे ज्यादा सामान रखा है फेस्टिवल के टाइम पे, प्राइस सेम है, तुम ज्यादा बेच रहे हो, ठीक है। कभी मंदा लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो प्राइस सेम है लेकिन फिर भी तुम कम बेच रहे हो, कम बेचना चाह रहे हो, क्योंकि वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं है ना। तो यहां पर देखो प्राइस नहीं बदला, सप्लाई बदल गई, ये चेंज इन सप्लाई है, ठीक है। इसको दूसरे हिसाब किताब से आपको अच्छे से और बताता हूं। देखो चेंज इन सप्लाई को ऐसे लिखा है, इसको बाबू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सारे राज खोल रहा हूं, धीरे धीरे खोल रहा हूं, ठीक है। देखो प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस पहले भी 10 था अब भी 10 है। मैं कह रहा हूं प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस पहले भी 10 था अब भी 10 है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज होगी क्वांटिटी सप्लाइड, यानी सप्लाई जो लिखी है। अगर सप्लाई 100 से 200 हो गई तो सप्लाई बढ़ गई है, अगर सप्लाई 100 से 50 हो गई तो सप्लाई कम हो गई है। तो ये अलग अलग टेबल दिखाई दे रही है, अलग अलग नाम है इनका। जब प्राइस सेम रहे और किसी दूसरे फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ जाए तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई सिंपल वर्ड है, इंक्रीज इन सप्लाई अलग कॉन्सेप्ट हो गया गाइस, ठीक है ना। जब प्राइस सेम रहे और किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो जाए
तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ओके गाइस, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई को मैं सेपरेट अलग से डायग्राम बना रहा हूं इस पेज पे। देखो यहां आपको समझाना चाहता हूं मैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे, डायग्राम है अलग से। ये हमारे पास वाई एक्सिस है जहां पर हम क्वांटिटी सप्लाइड लिखेंगे, एक्स एक्सिस है गाइस ये वाई एक्सिस है जहां पर हम प्राइस लिखेंगे। एक नॉर्मल सप्लाई कर्व ले लिया जिसका प्यार से नाम रखा है एस एस। यहां पर कोई प्राइस है, अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी ले लो तुम, और कोई भी पॉइंट नीचे ले लो। यानी OP1 प्राइस पर OQ1 सप्लाई हो रही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर सप्लाई बढ़ गई किसी भी रीजन की वजह से, क्वांटिटी यहां से यहां आ गई, OQ2 हो गई, लेकिन सप्लाई को इंक्रीज से तब अटैच करेंगे, यानी इंक्रीज इन सप्लाई तब बोलेंगे जब प्राइस में कोई चेंज ना हो। तो प्राइस इतना ही होना चाहिए गाइस, तो प्राइस इतना ही होना चाहिए। सप्लाई की लाइन को मैं यहां तक लेकर जाऊंगा, प्राइस की लाइन से यहां तक मैच करूंगा। फिर ये जो सामने ही पॉइंट है इससे एक पैरेलल लाइन बना दूंगा। ये अभी तो देखो पैरेलल होनी चाहिए, इस पॉइंट से टच करते हुए जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो नया सप्लाई कर्व बना है S1 इसका नाम दिया है, ये शो कर रहा है राइटवर्ड शिफ्ट अपने आप में, कि मैं राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया गाइस। तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके गाइस, देख लो दोबारा क्या हुआ, और आसान और आसान। ये नॉर्मल सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये इंक्रीज इन सप्लाई है। सिर्फ इतना दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके अंदर कुछ और भी मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी एक पॉइंट का प्राइस ले लो, पहले सप्लाई OQ1 थी, बाद में सप्लाई OQ2 हो गई, तो ये सप्लाई इंक्रीज हुई है, ये एरो ने भी दिखा दिया। ठीक है ना, ऐसे डायग्राम बनेगा प्रॉपर लेबलिंग के साथ। आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया हुआ है, ये ओल्ड सप्लाई कर्व है, ये न्यू सप्लाई कर्व है, ये इंक्रीज इन सप्लाई है। डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में बात करते हैं। देखिए डिक्रीज इन सप्लाई ये था हमारे पास, प्राइस सेम रहे और सप्लाई कम हो जाए, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं यहां एक छोटा सा कॉलम यूज कर लूंगा। ये देखिए, ये मेरा ओल्ड सप्लाई कर्व, इनिशियल सप्लाई कर्व या ओरिजिनल सप्लाई कर्व, कुछ भी बोल लो, फ्रेम से बाहर हूं फिर भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कोई भी प्राइस है OP1, यहां पर कोई भी क्वांटिटी है OQ1, ये अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब क्या है, मान लो किसी रीजन की वजह से, प्राइस को छोड़कर किसी दूसरे रीजन की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, कोई ये वाला पॉइंट आता है OQ2, तो इसको ऊपर तक लेकर जाओ, प्राइस से तो मैच कर ही रहे सेम, इस तरह से एक लाइन कर्व डाल दो, ये न्यू सप्लाई कर्व हो गया आपका S1। इसको मान लो ओल्ड सप्लाई कर्व S था, तो गाइज ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि देखो यहां सप्लाई भी लेफ्टवर्ड गई है ना। सो दैट इज वाई दिस डिक्रीज इन सप्लाई, जो कि यहां डिक्रीज लिखा था, मैंने इसको कर दिया गाइज, दिस डिक्रीज इन सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो यहां से साफ पिक्चर अगर क्लियर करनी हो, देखो जैसे चेंज इन सप्लाई की हमने शुरुआत की थी, तो चेंज इन सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगर अभी तक तुम्हारे दिमाग में लफड़ा चल रहा हो ना, तो ये पेज क्लियर कर देगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं चेंज इन सप्लाई को। एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का दूसरा नाम राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है। मैं बोल पूरा रहा हूं, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। और डिक्रीज इन सप्लाई का पूरा नाम लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है। तो गाइस यहां पर आपको डिफरेंस पता लगा होगा, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, वहां पर भी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके पीछे रीजन है प्राइस ऑफ ऑन गुड। एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन सप्लाई, यहां पर भी सप्लाई में बढ़ोतरी और गिरावट आ रही है, लेकिन यहां पर रीजन है प्राइस को छोड़कर बाकी बचे दूसरे फैक्टर्स। कौन सा प्राइस छोड़कर? सिर्फ पहले वाला, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स को छोड़कर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था जिसका नाम है क्वांटिटी सप्लाइड। दोस्तों क्वांटिटी सप्लाइड,
क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, अब इसका मीनिंग जान लेते हैं फाइनली। बार बार इसको यूज कर रहा था सप्लाई की जगह पर, होता क्या है देखो, ये प्राइस की कॉलम, ये क्वांटिटी सप्लाइड की कॉलम बार बार बनाता हूं, डायग्राम में भी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड ही लिखता हूं। प्राइस बढ़ रहा है 10 से 20 से 30, सप्लाई सेलर बोल रहा है कि मैं ऐसे इंक्रीज कर दूंगा 100, 200 और 300। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो ये टेबल को रीड कैसे करते हैं। 10 रुपए के प्राइस पर सेलर 100 यूनिट बेचने को तैयार है। जब प्राइस 10 रुपए है तो सेलर 100 यूनिट बेचने को तैयार है, लेकिन अगर प्राइस 20 रुपए हो जाएगा तो सेलर 200 यूनिट बेचना चाहेगा। प्राइस 30 रुपए हो जाएगा तो सेलर 30 यूनिट बेचना चाहेगा। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर सप्लाई वो करने को तैयार है। तो जो ये वाली क्वांटिटी है ना, इसको बोलते हैं सिर्फ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन में आता ना, ये वो क्वांटिटी है जो एक सेलर एक प्राइस पर, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेचना चाहता है, ये वो क्वांटिटी है। फिर सप्लाई कितनी है, 20 रुपए पर वो 200 बेचना चाहता है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस 20 है, उस पर वो 200 यूनिट बेचना चाहता है, ये भी सप्लाई है। ठीक है, फिर 30 रुपए पे वो 300 यूनिट बेचना चाहता है, तो इस वाले स्पेशल प्राइस पे वो स्पेशल क्वांटिटी बेचना चाहता है, तो ये भी सप्लाई है। यानी अलग अलग प्राइस के लिए जो सामने एक एक क्वांटिटी लिखी है, ये सब सप्लाई है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब सप्लाई लिखी है, ये सब सप्लाई लिखी है। अगर मैं इस पूरी टेबल को एक बार में रीड करके ये बोलूं कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज को सप्लाई करने के लिए एक सेलर तैयार है। ठीक है, दो लैंग्वेज है, देखो गाइस। लैंग्वेज नंबर 1, किसी एक स्पेशल प्राइस पर स्पेशल सप्लाई, ये नॉर्मल सप्लाई बोलते हैं इसको। मैं बोलूं मेरे पास अलग अलग प्राइस है, P1, P2, P3, इन पर अलग अलग सप्लाई मैं करना चाहता हूं, यानी एक टेबल बनाना चाहता हूं, जैसे पूरी टेबल। तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, इन सबको क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। ठीक है, इन सबके लिए एक ही टर्म यूज होगी, क्वांटिटी सप्लाइड। और अकेले अकेले को पकड़ लो, लाइक ये 100 है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, लेकिन ये तीनों क्वांटिटी सप्लाइड है। तो क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन और सप्लाई की डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। जहां पर भी उसकी डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन में जैसे लिखा होता है, मैं बोल रहा हूं लाइक सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a seller is willing to sell at a particular price within a given period of time। इसको दोबारा सुन के नोट कर लेना, ठीक है ना। जहां पर मैंने at a particular price बोला, उस particular price वर्ड को हटाकर मैं यहां लिख दूं अगर different prices, अलग अलग प्राइसेस है ना, या वेरियस प्राइसेस यहां पर लिख दूं, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी बोल रहा हूं अब। ठीक है, तो इट रेफर्स to the quantity of a commodity which a seller is willing to supply at different prices within a given period of time। सुन के इसको नोट कर लेना गाइस। ठीक है, तो ये बहुत बार यूज हुआ था, इसलिए एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो गाइस थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना, मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जरूरी है जो बतानी है, ये 4 टॉपिक कर जाना, कहानी खत्म। लॉ ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी, टेबल डायग्राम के साथ करना। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आपको करा दिए, फिर चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इनके बीच का डिफरेंस, मीनिंग और टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ये 4 टॉपिक कर जाओगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर किया है, फिर भी ये 4 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है आपको। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा करके बता दिया। अगले वीडियो लेक्चर में ना और ज्यादा मजेदार तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कराऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, कर्व्स भी कराऊंगा। आपको मजा आने वाला है, वो चैप्टर थोड़ा इससे ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में गाइस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखना। नमस्कार।